अगर हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सारा काम सिर्फ नर्वस सिस्टम कर रहा होता तो दिमाग का हर एक कमांड हमारे बॉडी के हर एक सेल तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, स्टिम्युलेट करता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये हॉर्मोन्स खुद से रिलीज ही नहीं करता। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का दूसरा एंड फुल एंड फाइनल वीडियो। तो इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर। और अगर आप मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री only at learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? Let's get started। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो आज की शुरुआत हम इस वीडियो में करेंगे विद पीनियल ग्लैंड। सो पीनियल ग्लैंड जो है ये भी ब्रेन में पाया जाता है। इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, फोर ब्रेन के लगभग बीचों बीच वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड। जो हार्मोन्स ये रिलीज करता है वो है मेलाटोनिन। स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो मेलाटोनिन जो है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला फंक्शन तो यह है कि ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल। एज इन हम जैसे दिन के समय जगते हैं, रात में सोते हैं, तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो बॉडी का जो साइकिल है, इसको रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का जो लेवल होता है हमारी बॉडी में वो दिन में कम होता है और रात में काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट इसी वजह से ये स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट कर पाता है। मेलाटोनिन के स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से इससे पिगमेंटेशन भी होती है। इतना ही नहीं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रिसेप्टर पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है, ओवरीज में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये हार्मोन रेगुलेट करता है। इतना ही नहीं, ये मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। किसके मेटाबॉलिज्म को? जैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को ये इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? चलो समझते हैं। अभी मैंने बताया कि मेलाटोनिन हार्मोन का जो लेवल होता है वो दिन में कम होता है और रात में ज़्यादा होता है। रात में मेलाटोनिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। इंसुलिन सिक्रीशन को ये सप्रेस कर देता है। अच्छा, इंसुलिन का काम क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा राइट, कि भाई किसी कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर लेवल बहुत हाई हो गया तो उसे को इंसुलिन दिया गया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते लेना। राइट, यही इंसुलिन का काम होता है। अब ज़रा सोच के देखो, रात के टाइम पर जब हम सो रहे होते हैं, लेट से 7 घंटे 10 घंटे के लिए, उस दौरान हम फास्टिंग पर होते हैं, क्योंकि जब हम सो रहे हैं हम खाना तो खा नहीं रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब बॉडी में ग्लूकोज का सप्लाई उस समय स्टॉप है। राइट, अब अगर उस समय इंसुलिन सिक्रीट होता रहे बॉडी के अंदर तो काफ़ी चांसेस है कि रात के समय हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो सकता है। राइट, हो ही सकता है। तो देखो, वहीं पे काम आता है हमारा ये हार्मोन मेलाटोनिन। रात में मेलाटोनिन लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से ये इंसुलिन सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है। इंसुलिन कम रहता है तो ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है रात को, जब हम फास्टिंग मोड में रहते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम अगले ग्लैंड की, विच इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इतना आइडिया तो सभी को होगा, गले के आसपास कहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो वॉइस बॉक्स है, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं, तो उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड्स। सो थायराइड ग्लैंड्स रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। इनके 2 लोब्स होते हैं,
ट्रैकिया के दोनों तरफ एक एक लोब होते हैं। ट्रैकिया दैट इज द विंड पाइप, हमारा जो विंड पाइप है उसके एक तरफ एक लोब, दूसरी तरफ दूसरा लोब, और ये जो दोनों लोब्स हैं ये एक टिश्यू से कनेक्टेड होता है। मतलब यूँ समझ लो एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है जो कि है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, जिससे ये दोनों लोब्स कनेक्टेड रहते हैं और इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं इस्थमस। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। तो थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये बने होते हैं फॉलिकल्स से और स्ट्रोमल टिश्यूज से। फॉलिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्फेरिकल सेल्स जिनके अंदर कैविटी होती है, मतलब सिस्ट के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और स्ट्रोमल टिश्यूज क्या होते हैं? ये कवरिंग के एक कवरिंग लेयर के जैसे होते हैं। तो ये जो स्फेरिकल सेल्स हैं इनके ऊपर की एक लेयर, कवरिंग की जो लेयर है, दे आर कॉल्ड द स्ट्रोमल टिश्यूज। ब्लड वेसल्स में रिच होते हैं ये थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। अब आगे बढ़ के देखेंगे कि भाई ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। तो यहाँ पर हम 3 हार्मोन्स का जिक्र करेंगे, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, सो T4 और T3 क्या होते हैं ये पता ही चलता है कि भाई बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये नाम है। T4 बोले तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब T4 का स्ट्रक्चर देख लो भाई। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 4 आयोडो ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए नाम है टेट्रा मीनिंग 4। सो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3, इसमें 3 आयोडो ग्रुप्स हैं। अब इनका काम क्या है? राइट, ये हेल्प करते हैं सेल्यूलर ऑक्सीडेशन में। हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है टू गिव एनर्जी, उसमें ये मदद करता है। ये हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बनने के प्रोसेस में भी ये मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। तो भाई काफ़ी काम की चीज़ है ये T4 एंड T3, है ना। अच्छा, तीसरा जो हार्मोन मैंने बताया था दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, जिसे हम TCT भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कैल्सी मतलब इसका कुछ ना कुछ लिंक कैल्शियम से ज़रूर होगा, और वही है। सो हमें सभी को पता है कि यार कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे बोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो इसीलिए ये जो हार्मोन है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, इसका काम होता है टू रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, ताकि अगर इनके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये उसे कंट्रोल में रखे। सो बेसिकली इसके लेवल्स को मेंटेन करके रखना। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई थायराइड हार्मोन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, बट अब ये भी देख लेते हैं कि यार थायराइड हार्मोन्स के एबनॉर्मलिटीज से भी हमारी बॉडी को बहुत दिक्कत आ जाती है। एब्सोल्युटली। तो अगर ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में ज़्यादा या कम हो जाए, इससे हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने एक कॉमन चीज़ नोटिस करी कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं, चाहे वो T3 हो या T4 हो, इसमें आयोडो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि आयोडीन जो है ये चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब लेस, कम। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन बहुत कम हो, इससे प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। आयोडीन कम होने की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं गॉइटर। गॉइटर में ये जो नेक वाला रीजन है ये बहुत बुरी तरह से स्वेल कर जाता है बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, बिकॉज थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है। इतना ही नहीं, बच्चों में रिटार्डेड ग्रोथ यानी कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, जिसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। करेक्ट। तो अगर आयोडीन बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो, उससे हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपने टीवी पर बहुत सारे एड्स देखे होंगे आयोडाइज्ड सॉल्ट का, कि भाई इस सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट है, क्योंकि आयोडीन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। इतना ही नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म से स्किन में भी बहुत बार एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब ये भी देख लेते हैं कि भाई हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपर मतलब ज़्यादा,
राइट। अगर किसी भी कारण से ऐसा हो कि हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स बहुत एक्सेस में सिंथेसाइज हो रहे हैं और सिक्रीट हो रहे हैं, तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो एक्सेस में थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, जिसका हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पर एडवर्स इफेक्ट होता है, बुरा असर होता है। इतना ही नहीं, ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है? जब थायराइड ग्लैंड के आसपास एक्स्ट्रा नोड्यूलर ग्रोथ देखने को मिले या फिर कैंसरस ग्रोथ देखने को मिले। वैसी सिचुएशन पर हाइपरथायरॉयडिज्म का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि भाई थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत एक्सेस में सिंथेसाइज और सिक्रीट हो रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड, देखो थायराइड से कुछ इसका लिंक है एंड लिंक है। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ये छोटे छोटे ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल सरफेस क्या होता है? डॉर्सल बोले तो बैक या फिर अपर सरफेस। अब जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में दिस इज आवर वेंट्रल सरफेस एंड दिस इज आवर डॉर्सल सरफेस, राइट। तो ऊपर का सरफेस या बाहर वाला सरफेस दैट इज द डॉर्सल सरफेस। सो थायराइड ग्लैंड के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ये ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं पैराथायरॉयड। ये चार होते हैं, चार छोटे छोटे देखो ओवल शेप्ड के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर, एंड दैट्स पैराथायरॉयड। बात करेंगे इसके हार्मोन की, नाम है पैराथायरॉयड। सो हार्मोन इज पैराथॉर्मोन। सिंपल ना, याद रहेगा। सो पैराथॉर्मोन, इसे हम हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी कहते हैं। हाइपर कैल्सियमिक, हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सियमिक आया है कैल्शियम से। तो इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ऐड करता है, जिसकी वजह से इसे हम हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अगर फंक्शन की बात करें, एक फंक्शन तो साफ है कि ये ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया, इसी वीडियो में थोड़ी ही देर पहले मैंने एक हार्मोन की बात की थी जिसका काम भी था कैल्शियम फास्फोरस लेवल को रेगुलेट करना, बट उसका काम था कि जब उनका लेवल बहुत बढ़ जाए तो वो को घटा देते थे। कौन सा था वो हार्मोन? कौन बताएगा फटाफट से? थायरोकैल्सिटोनिन, एग्जैक्टली। सो थायरोकैल्सिटोनिन का काम था कि जब कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाए ब्लड में तो उसे घटाना, और यहाँ पर पैराथॉर्मोन का काम है कि जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो ब्लड में और कैल्शियम ऐड करना। तो इस तरीके से ये कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है इन द ब्लड। इतना ही नहीं, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनमें से कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन को भी ये इंक्रीज करता है। तो चलो नेक्स्ट इन लाइन इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होता है ये? सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। होता तो है ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो कोई हार्मोन रिलीज करता है, बट ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो ये हमारे हार्ट और आउटा के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। हार्ट तो हम सबको पता ही है। आउटा क्या होता है? ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टरी होता है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। ठीक है, तो हार्ट और आउटा के डॉर्सल साइड, बैक साइड पर प्रेजेंट होता है ये थाइमस ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है थाइमोसिन। देखो सारे मैचिंग वाले नाम है ना, तो इजीली याद रहेगा। अच्छा, अब थाइमोसिन का काम क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसका काम होता है टू डेवलप द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है। कैसे? एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रोमोट करता है ये, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को बनने में मदद करता है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी में इसको प्रोड्यूस करते हैं ब्लड के प्लाज्मा सेल्स, और ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, ये आइडेंटिफाई करता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर आए और फिर उनको न्यूट्रलाइज करता है। मतलब कुछ भी, जैसे कोई भी मतलब अननोन स्ट्रेंजर, चोर, डाकू आपके घर में घुसे तो भाई पहले उनको ढूंढो और फिर उसके बाद उनको गोली से उड़ा दो। नॉट एग्जैक्टली गोली से उड़ा दो, उसके बाद उनको वहाँ से पकड़ के ले जाओ और कहीं जेल में डाल दो, लेट्स से। सो बेसिकली घर में चोरी होने से बचा लेना। तो कुछ वैसा ही काम करता है ये एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब देखा यह जाता है जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ते रहती है वैसे वैसे थाइमोसिन का जो फॉर्मेशन है वो कम होने लगता है, और यही कारण है कि एज के साथ साथ इम्यूनिटी बॉडी की वीक हो जाती है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अगर थोड़ी सी भी वेदर चेंज से या थोड़ा बहुत भी उल्टा पुल्टा खा लिया तो उनके बॉडी में बहुत जल्दी इम्पैक्ट आ जाता है, बिकॉज उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग
बिलोंग नहीं होता है। अगला नंबर है एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनीज के ठीक ऊपर। किडनीज तो 2 होते हैं, तो भाई एड्रिनल ग्लैंड्स भी तो 2 होते हैं, तो ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स बाहर वाला रीजन होता है, मेड्यूला अंदर वाला रीजन होता है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स के बारे में। एड्रिनल मेड्यूला जो अंदर वाला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, तो ये रिलीज करते हैं 2 हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, अब इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी है। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। सो ये 2 हार्मोन्स है। इनफैक्ट ये हार्मोन्स बड़े क्रिटिकल हैं। इन हार्मोन्स को अक्सर ही कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट। ऐसा क्यों कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन्स? जब भी कभी कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर इस तरह के हार्मोन्स बड़ी आसानी से रिलीज़ हो जाते हैं, राइट। जैसे मान लो कि अगर आप अचानक से, आप एकदम रिलैक्स्ड मूड में हो, अचानक से आपने कुछ ऐसा देखा जो इतना ज़्यादा शॉकिंग था या इतना ज़्यादा डरावना था कि आपकी बॉडी में आप क्या नोटिस करते हो, गूज बम्प्स आने लगते हैं। गूज बम्प्स तो समझ में आती है, हमारे स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हमें दिखती हैं अपने बॉडी में होते हुए, तो वो किसकी वजह से होता है? वो इन इमरजेंसी हार्मोन्स की वजह से ही होता है। जैसे मान लो कि आपने कुछ बहुत डरावना सा देख लिया, राइट, तो अचानक से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, राइट, आप तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? हम तेज़ तेज़ सांस क्यों लेने लगते हैं? हम तेज़ तेज़ सांस इसलिए लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ब्रीद इन कर सके और हमारे बॉडी के सारे सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, ताकि वो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप अप कर सके। करेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से ये जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प्स आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे स्किन के नीचे छोटे बहुत ही टाइनी इरेक्टर मसल्स होते हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये जो हेयर है ये खड़े हो जाते हैं, जिसे हम पाइलो इरेक्शन भी कहते हैं। अब इस तरह के जो बिहेवियर्स हमारी बॉडी में होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, ये होते हैं इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, जिसकी वजह से इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। सो कुल मिला के जो एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज अलर्टनेस, टू इंक्रीज स्वेटिंग। बहुत बार देखा है, डर लगने पे या अचानक से स्ट्रेस में आ जाने से हमें बहुत पसीना आने लगता है। इट ऑल्सो इनिशिएट्स पाइलो इरेक्शन, जो कि मैंने बताया कि भाई स्किन के ऊपर जो हेयर है उनका खड़ा हो जाना। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग, इट इंक्रीजेस हार्ट बीट। एग्जैक्टली, इतना ही नहीं, ये एक काम और करता है, ये जो हार्मोन्स है ना, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने में भी ये हार्मोन्स मदद करते हैं। तो ऐसा सारे हार्मोन्स नहीं करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ दोज हार्मोन्स जो इस ब्रेक डाउन के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के बारे में। कॉर्टेक्स से आता है वर्ड कॉर्टिकॉइड्स, तो ये रिलीज करते हैं कॉर्टिकॉइड्स। अब कॉर्टिकॉइड्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि ये जो है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जांपल है कॉर्टिसोल, ठीक है। दूसरे टाइप का कॉर्टिकॉइड होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? ये हमारे बॉडी में वाटर और मिनरल्स या फिर कह लो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, और इसका एक एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। ये नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, इसीलिए जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपनी टेक्स्ट बुक में या तो अंडरलाइन करते चलो या फिर अपनी रफ नोटबुक में इनको नोट करते चलो, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो भाई ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब रिलीज करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ओवरऑल इनके फंक्शंस देखते हैं। 2 फंक्शंस तो बता ही चुकी हूँ। पहला फंक्शन क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दूसरा फंक्शन बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना है, एब्सोल्युटली। तीसरा फंक्शन देखते हैं, चलो। ये जो है प्रोमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियो मतलब नया, जिनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब नए ग्लूकोज के फॉर्मेशन को ये प्रोमोट करता है। इट ऑल्सो प्रोमोट्स लिपोलाइसिस, यानी कि लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, लिपिड्स का ब्रेक डाउन, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन, राइट। इन सब चीज़ों को ये प्रोमोट करता है या एनकरेज करता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को भी ये स्टिम्युलेट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन रखता है। इतना ही नहीं, ये किडनीज में भी
काम करता है। कैसे? किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस, राइट। तो देखो वहाँ पर भी ये वाटर और आयंस के बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है। सो भाई एड्रीनल ग्लैंड जो है काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि इनमें से एड्रीनल कॉर्टेक्स से हो या एड्रीनल मेड्यूला से हो जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो चलो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द पैनक्रियास। सो पैनक्रियास एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है। कॉम्पोजिट मतलब जो दोनों हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है ना। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नहीं, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि भाई कोई ऐसा ग्लैंड भी है जो डक्ट वाला भी है और डक्टलेस वाला भी है। मतलब इसमें दोनों टाइप की चीज़ें इस पैनक्रियास में देखने को मिलती हैं। हालांकि अभी चूंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में ही इंटरेस्टेड हैं, और पैनक्रियास के इस एंडोक्राइन पार्ट को ही हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। फिर से बताती हूँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आई एम प्रिटी श्योर आप सोच रहे हो कि इतना भारी भरकम नाम देने की क्या ज़रूरत थी। तो चलो थोड़ा सा नाम का ओरिजिन समझ लेते हैं। आइलेट ये शब्द आया है आइलैंड से। क्यों? क्योंकि पैनक्रियास के अंदर ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियास का, वो छोटे 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 इरेग्युलर पैचेस ऑफ सेल्स की तरह दिखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आइलैंड दिखते हैं। आइलैंड क्या होता है? छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ वाटर होता है। उसी तरह यहाँ पर भी जो एंडोक्राइन पार्ट है ना, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कहीं 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 कहीं। सो दैट्स वाई द नेम आइलेट। आइलेट्स क्यों? क्योंकि एक आइलेट में करीबन 3000 से 4000 सेल्स होते हैं और ऐसे कई सारे इरेग्युलर पैचेस होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट आइलेट बट आइलेट्स। लैंगरहैंस नाम जो है ये आया है उस जर्मन पैथोलॉजिस्ट के नाम से जिन्होंने पहली बार इसको डिस्कवर किया था, तो इसीलिए नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। अब अगर हम एक पूरे पैनक्रियास को देखें तो उसमें 1 से 2 मिलियन सेल्स होते हैं, मतलब 10-20 लाख सेल्स होते हैं एक पैनक्रियास में, जिसका समझ लो 1 to 2% ही जो है दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मतलब पैनक्रियास में कई सेल्स हैं, उसका एक छोटा सा जो पार्ट है दैट इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लोकेशन की अगर बात करें तो ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट अगर आप इस डायग्राम में विजुअलाइज करो तो देखो स्टमक के पीछे की तरफ एक छोटा सा ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट्स द पैनक्रियास। ठीक है। पैनक्रियास 2 टाइप के सेल्स से बने होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, और ये दोनों टाइप के सेल्स ही अलग अलग टाइप के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो चलो अब हम उन हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग सारे हार्मोन्स, सारे ग्लैंड्स के बारे में एक के बाद एक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है थोड़ा स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में हैं, जो कि है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एग्जैक्टली। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दे आर लाइक सुपर डुपर क्रिटिकल फॉर आवर बॉडी। इसीलिए ध्यान बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए और सारा फोकस मेरी तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन को रिलीज करता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। राइट, मैंने बताया था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको वो कम रखता है। कैसे कम रखता है? ये इंसुलिन जो है ये लिवर सेल्स जैसे कि हेपेटोसाइट्स, फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स, इनके ऊपर काम करता है, इनके ऊपर एक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ये जो सेल्स हैं ये ब्लड में से जो भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको अपने अंदर ले लेते हैं। राइट। सो बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजन से आया ग्लाइकोजिनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन जो है इन सेल्स में स्टोर होके रहता है, और इस तरीके से ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को इंसुलिन हार्मोन बढ़ने नहीं देता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब कम, जो ग्लूकोज के लेवल को कम रखता है उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन? इंसुलिन। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। तो अब चलते हैं हम दूसरे हार्मोन की तरफ जो कि है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है ये भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रिलीज करता है, लेकिन उनके अल्फा सेल्स। ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट रोल है।
राइट। इसीलिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन में बड़ी गहरी रिलेशनशिप है, क्योंकि एक अगर ग्लूकोज को घटाता है तो दूसरा ग्लूकोज को बढ़ाता है ब्लड में, ठीक है। तो ग्लूकागॉन जो है ये प्रोमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। टर्म को बड़े ध्यान से देखो, ग्लूको आया है ग्लूकोज से, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब नए ग्लूकोज फॉर्मेशन में ये प्रोसेस, ये हार्मोन हेल्प करता है। मतलब जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये किस टाइप का हार्मोन है? ये है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। एग्जैक्टली, क्योंकि हाइपर का मतलब होता है हाई, मतलब ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, राइट। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यार दोनों का जो रोल है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन ये दोनों हार्मोन साथ में मिल करके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, जिसे हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, मतलब स्टेबल रखना, मेंटेन रखना। अगर ग्लूकोज बिल्कुल ड्रॉप हो गया तब भी दिक्कत है, इट कुड बी फेटल, क्योंकि अगर ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी है, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो भी इससे इंसान की डेथ तक हो सकती है। अगर ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर डायबिटीज़ जैसी कंडीशंस आ सकती हैं, है ना। सो दोनों ही डिज़ायरेबल नहीं है, और ग्लूकोज के इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये दो हार्मोन्स काम करते हैं, जो कि है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन्स के फंक्शंस तो देख लिए हैं, अब इनके डिसऑर्डर्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब भाई अगर हाइपरग्लाइसेमिया, यानी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत लंबे अरसे तक ज़्यादा रह जाए, इट मे लीड टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। अब आपने सुना ही होगा, हर घर की कहानी बन गई है आजकल, जहाँ पर आप देखोगे कि लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, हाई शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है लोग, राइट। सो दैट इज एग्जैक्टली डायबिटीज मेलिटस, जहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि यूरिन में भी शुगर का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा दिखता है, राइट। और इस सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलर वॉकिंग एडवाइस किया जाता है, वेट मैनेजमेंट एडवाइस किया जाता है, शुगर रिच डाइट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, सो दैट डायबिटीज़ जो है वो आपकी बॉडी में और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स ना ला सके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ, जो कि है टेस्टिस। टेस्टिस हम सभी को पता है, इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्जैक्टली, टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है विच इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन केस ऑफ अ मेल ह्यूमन बॉडी। नाउ एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि वाई इज़ इट कि टेस्टिस जो है एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड ना होके एक अलग से स्ट्रक्चर में लोकेटेड होता है विच इज़ आउटसाइड द एब्डोमेन। दैट इज़ बिकॉज टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। स्पर्म प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ऐसा देखा गया है कि हेल्दी स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर ये जो टेस्टिस है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है अगर हमारे एब्डोमेन के अंदर ही हो रहा होता तो उस केस में शायद जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी लो हो जाता, स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो जाती है, विच इन टर्न कुड हैव लेड टू इनफर्टिलिटी। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो टेस्टिस है दैट इज लोकेटेड इन अ सेपरेट पाउच कॉल्ड स्क्रोटम विच इज़ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये तो हो गई टेस्टिस की कहानी। अब चलो देखते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर को। अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को बारीकी से देखें तो इसके अंदर बहुत सारे पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और इन टिब्यूल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू का जो स्टैक प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर स्ट्रोमल टिश्यूज। अब टेस्टिस का डुअल फंक्शन है, मतलब ये 2 in 1 है, दो फंक्शन एक ही ऑर्गन। पहला फंक्शन इट इज अ सेक्स ऑर्गन ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, एंड स्पर्म इज द मेल गैमेट, ठीक है। दूसरा फंक्शन है कि इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है, जो मेल हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टिस। टेस्टिस से रिलीज होता है हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो देखो सारे हार्मोन्स के नाम जो है ना उनके रेस्पेक्टिव ग्लैंड से मैच करते हैं, है ना। सो ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द मेल ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इसको प्रोड्यूस एग्जैक्टली कौन से सेल्स करते हैं? अभी अभी हमने देखा टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और उसके अलावा प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल सेल्स जिन्हें हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं, और यही लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शंस की अगर बात करें तो कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, एग्जैक्टली। इसके अलावा जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में, उसको भी ये बिल्ड करने में या डेवलप करने में मदद करते हैं, जैसे कि बियर्ड, मुस्टैचेस, मस्कुलर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस इन मैन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। एंड स्पर्म्स एज वी नो इज द मेल सेक्स सेल, जिसके हेल्प से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो पाता है। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज द डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। तो चलो बात करते हैं अब हम अपने अगले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो कि हैं ओवरीज। ओवरीज प्रेजेंट होती है फीमेल्स के एब्डोमेन के अंदर, पेल्विक कैविटी के अंदर। ओके, सो ओवरीज एग्जैक्टली क्या करती हैं, मतलब ये किस चीज़ से बनी होती हैं, अगर हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो ओवरीज, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि जो एग रिलीज होता है, एग क्या है? फीमेल सेक्स सेल, जो कि डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो एग है ये रिलीज होता है ओवरी से ही, राइट। सो ओवरी का कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें तो इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर कैविटी होती है और इसके अंदर ही एग प्रेजेंट होता है। तो ओवरी का मेन काम होता है एवरी मंथ एग रिलीज करना, एवरी मंथ एग रिलीज करना। एग रिलीज हो जाने के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये हो गए ओवरीज। इसके अलावा ये तो हो गया ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल के अलावा स्ट्रोमल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक आउटर कवरिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं ऑन द फॉलिकल्स। ओवरीज अगेन पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक ओवरी नहीं होती है, हमेशा दो ओवरी होती है, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। अगर ओवरीज के हार्मोन्स की बात करें तो ये रिलीज करते हैं दो हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो जितने भी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में मदद करता है, जैसे कि ओवरीज, यूटरस वगैरह, ठीक है। ये साथ ही साथ जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स में, उनको डेवलप करने में भी मदद करता है ये हार्मोन, जैसे कि हाई पिच वॉइस इन फीमेल्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी हेयर डेवलपमेंट, एंड ऑब्वियसली ऑल्सो सेक्सुअल बिहेवियर इन फीमेल, जैसे कि द डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये तो हो गया ईस्ट्रोजन का काम। अब देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन का काम। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? जब ओवेरियन फॉलिकल ने एग रिलीज कर दिया, उसके बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम होता है टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, बेबी को कैरी करती है इन हर वूम फॉर 9 मंथ्स, तो ये उस पूरे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। साथ ही साथ इट स्टिम्युलेट्स द एल्वियोलाई, ताकि मिल्क का फॉर्मेशन हो सके, सिक्रीशन हो सके फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स। तो बेसिकली देखो, ये मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क का रिलीज, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, राइट, क्योंकि एक बार बेबी के बर्थ के बाद द बेबी विल डिपेंड ऑन द मदर्स मिल्क, करेक्ट। तो उसका सिक्रीशन होना, उसका फॉर्म होना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बेबी, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है। ईस्ट्रोजन जो है वो इन जनरल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। तो हम लोगों ने अब तक सभी ग्लैंड्स और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस तो कर लिया है। अब हमें ये जानना है कि व्हाई इज इट दैट द हार्मोन्स नीड टू बी प्रेजेंट इन द राइट अमाउंट्स। अगर ये ज़्यादा रहे तो भी हार्मफुल, अगर ये कम रहे तो भी हार्मफुल। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ हार्मोन की ही। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रहा तो जिगैंटिज्म, जहाँ पर हम जायंट लाइक बन जाएंगे, और अगर कम रहा तो ड्वार्फिज्म, जहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। अगर बात करें इंसुलिन की, अगर बहुत ज़्यादा रहा इंसुलिन तो क्या होगा? ब्लड में शायद ग्लूकोज का लेवल कुछ ज़्यादा ही घट जाएगा, और वहीं अगर इंसुलिन कम रहा तो ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज़ मेलिटस हो सकती है। तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यार कि ये हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म क्या है। एज इन अभी तक हमें ये तो पता चल गया है कि यार हार्मोन्स क्या करता है, एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर ही एक्ट करता है, वो तो करेक्ट है, बट ये एक्ट करता कैसे है? एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन को देख
करके हार्मोन उसके साथ कैसे बाइंड करता है, कैसे चीज़ें होती है, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड नाउ। और उसको जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में। सो हार्मोन्स को 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहला पेप्टाइड हार्मोन या फिर प्रोटीन हार्मोन्स, दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन्स, तीसरा थायराइड हार्मोन्स एंड चौथा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या होते हैं ये? सबसे पहला पेप्टाइड हार्मोन्स या फिर प्रोटीन हार्मोन्स, जिनके स्ट्रक्चर में हमको पेप्टाइड ग्रुप देखने को मिलता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। हमने देखा था ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज होते हैं। जैसे कि पैनक्रियास के हार्मोन्स, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन, राइट, जो कि बीटा और अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं। ठीक है भाई, और क्या है इस टाइप के हार्मोन्स? जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हार्मोन्स, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जैसे कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, ये सब कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एग्जैक्टली। तो ये सारे प्रोटीन हार्मोन्स या फिर पेप्टाइड हार्मोन्स कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये वो हार्मोन्स है जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, जैसे कि कॉर्टिसोल, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। फिर आते हैं थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं? जिनमें आयोडो ग्रुप होता है। एग्जैक्टली, हमने देखा था ना, T3, T4, ट्राई आयोडो, टेट्रा आयोडो, राइट। सो दे आर द थायराइड हार्मोन्स जो कि थायराइड ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। और फिर आता है द फोर्थ कैटेगरी विच इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये वैसे हार्मोन्स हैं जो अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स एपिनेफ्रिन, डोपामिन। ठीक है, तो अब हमने ये 4 ग्रुप के हार्मोन्स देखे। अब इंटरेस्टिंगली हर एक ग्रुप का जो है ना अपना एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है ऑफ एक्शन। मतलब सारे हार्मोन्स एक ही जैसे तरीके से एक्ट नहीं करते हैं। हर कैटेगरी के हार्मोन्स का जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है, दैट इज डिफरेंट। बट हम अभी इन जनरल एक हार्मोन के एक्शन का मैकेनिज्म को समझेंगे। अब बच्चों, ये बात तो हमें पता ही है कि हार्मोन्स जो है वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर ही एक्ट करते हैं। बट सवाल ये उठता है कि कैसे, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट। सो बेसिकली जैसे कोई हार्मोन है, लेट्स से वो हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन है दैट इज थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड पर उस हार्मोन का एक रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हार्मोन रिसेप्टर है, ये जैसे ही इस हार्मोन को देखेगा तो इसके साथ बाइंड कर जाएगा विथ ग्रेट एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, मतलब वो उस रिसेप्टर को जैसे ही वो हार्मोन दिखेगा तो बस दोनों जो है तुरंत खचाक से एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे, बिल्कुल ये 2 पजल पीसेस की तरह। अब देखो, जिस तरह से हार्मोन बड़ा स्पेसिफिक होता है कि भाई वो अपने टारगेट ऑर्गन पर ही एक्ट करता है, उसी तरह से जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं ये भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आता जाता हार्मोन आके उसके साथ बाइंड कर गया, नहीं, दैट्स नॉट अलाउड। हार्मोन रिसेप्टर्स सिर्फ और सिर्फ अपने हार्मोन को ही अपने साथ बाइंड करने देता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हार्मोन रिसेप्टर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टारगेट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स को देखते ही उनके साथ बाइंड कर जाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर्स जो हैं वो टारगेट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। जो टारगेट सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन भी तो होगा, उस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं वो टारगेट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि किस तरीके से हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। तो अब जैसे ही ये हार्मोन अपने स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स के साथ कैसे बनता है, चलो उसको देखते हैं। अगर हमारा रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है तो उस केस में हार्मोन आया, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट किया, जिसकी वजह से सेकेंड मैसेंजर्स बनते हैं। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हार्मोन्स जो है टारगेट सेल के अंदर एंटर करता ही नहीं है, क्योंकि उसको अंदर एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे सेल मेम्ब्रेन पर ही रिसेप्टर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सेकेंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये सेकेंड मैसेंजर्स जो हैं टारगेट सेल के अंदर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है।
अब अगर मान लो जो मेरा रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर जो है, इफ़ दैट इज़ इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, उस केस में क्या होता है, जो हार्मोन है वो सेल के अंदर एंटर करता है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है वो भी सेल के अंदर ही है, तो हार्मोन सीधा सेल के अंदर एंटर करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर उस टारगेट सेल के जीन या क्रोमोसोम को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो जो टारगेट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस हमें उन टारगेट सेल्स में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट वही बात हमने बताया था कि यार कोई हार्मोन है, वो हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट किया मतलब थायराइड ग्लैंड पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो थायराइड ग्लैंड में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होंगे जो उसको बोलेगा कि भाई चलो अब तुम T3 T4 रिलीज करना शुरू करो। बात समझ में आई कि कैसे होता है? ग्रेट। तो चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एक प्रोटीन हार्मोन का, FSH दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कौन रिलीज करता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी, एग्जैक्टली। अच्छा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन में। ओवरी के सेल मेम्ब्रेन में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है? ओवरी, एग्जैक्टली। तभी तो ओवरी में इसका रिसेप्टर है, और इसका रिसेप्टर किस टाइप का रिसेप्टर है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, क्योंकि ओवरी के सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जैसे ही FSH रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH पहुंच जाता है ओवरी के पास। जैसे ही उस ओवरी के सेल मेम्ब्रेन में उसको अपना रिसेप्टर दिखता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वहीं पे बन गया। अब हार्मोन को ओवरी के अंदर एंटर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड मैसेंजर्स जनरेट हो जाते हैं जो ओवरी के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस करते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से, और इन चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है उनका ग्रोथ शुरू हो जाता है। एंड FSH का काम क्या होता है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का काम ही होता है टू हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of the follicles inside the ovary। तो चलो अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अब की बार एग्जाम्पल लेंगे एक स्टेरॉइड हार्मोन का, जैसे कि ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन जो है, ये ईस्ट्रोजन रिलीज कौन करता है? बताओ कौन रिलीज करता है ईस्ट्रोजन? ओवरीज, एग्जैक्टली। और इसका टारगेट ऑर्गन है यूट्रस। क्यों? क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि किस टाइप का रिसेप्टर है? इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है। अब ये जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ये यूट्रस में एंटर करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसके अंदर, इसके जीन में, इसके क्रोमोसोम में चेंजेस अकर होने लगते हैं। अब इन जेनेटिक चेंजेस की वजह से इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि यूट्रस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, एंड that's how the physiological changes also occur। इनफैक्ट एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? जितने भी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट कराना, और देखो वही ये करा रहे हैं। तो आई गेस विद दीज टू एग्जाम्पल्स एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हार्मोन्स जो हैं अपने टारगेट ऑर्गन्स पर एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके टारगेट ऑर्गन्स पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्मोन्स उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स, absolutely free of cost। लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या JEE का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, JEE पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और you can ask all your doubts absolutely for free at Ask Questions section of Learno Hub। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है Learno Hub स्वयं at a very affordable price। Learno Hub फ्री है पर बेस्ट है।
तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो मेरे साथ ज़रूर देखा होगा। और अगर आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा है तो मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। इनफैक्ट विद दिस वीडियो हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का 1 शॉट वीडियो सीरीज़ हो चुका है ख़त्म। तो अगर आप चाहो तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, इसमें सारे के सारे वीडियोज़ कवर्ड हैं। अगर आप अभी 2027 की नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, आपको बेसिकली अगर 11th की बायो पढ़नी है देन दिस वीडियो सीरीज़ इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू। आई एम वेरी होपफुल कि इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर और साथ ही साथ आपका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा फॉर एडवांस्ड प्रिपरेशन फॉर योर नीट एग्जाम या फिर और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी नए नए वीडियोज़ के साथ हम चैनल पर मिलते ही रहेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।